Hello, aspirants. Welcome back to Legal Edge After College. My name is Satendra, and I'm going to tell you about one of the prestigious law officer exams of our country, that is SEBI Grade A Legal. Yes, आप सभी ने SEBI के बारे में सुना ही होगा. इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था फॉर्मली SEBI एक्ट के द्वारा. और इसका काम होता है सारे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना या फिर सारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को, और जितनी भी लॉज है उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटीज मार्केट के उसको बनाना. सो यस, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी होती है सेबी में. आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि सेबी क्या होता है, राइट, या फिर यहाँ पे इसमें बहुत सारे पर्क्स क्या होते हैं सेबी में, इसमें वैकेंसीज कितनी निकलती है यूजुअली, और इसका सिलेबस पैटर्न क्या होता है, ताकि अगर आप चाहे, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, आपको सिलेबस कितना है पता होना चाहिए, और कैसे कितना टाइम देना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो विदाउट फेस वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेबी क्या है, राइट. आप देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ सेबी. ये हेड ऑफिस की फोटो है, विच इज लोकेटेड in the very posh locality, that is Bandra Kurla complex in Mumbai, in the heart of Mumbai. आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है फोटो में भी. इट फील्स एज इफ इट्स टेकिंग द प्राइड ऑफ आवर नेशन, राइट. सो सेबी क्या है गाइस? सेबी, एज आई मेंशन अर्लियर इन दिस वीडियो, सेबी का काम होता है सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और डेवलप करना हमारे सिक्योरिटीज मार्केट को, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो नॉर्मल पब्लिक है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सिक्योरिटीज मार्केट में, और कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, और कोई किसी भी तरह के कोई अपराध ना हो सिक्योरिटीज मार्केट में. ये काम होता है सेबी का. जैसे कि आरबीआई हमारे देश में बनाई गई थी 1935 में आरबीआई एक्ट के द्वारा, टू रेगुलेट ऑल दी बैंकिंग कंपनीज ऑफ आवर कंट्री. उसी तरीके से सेबी इनकॉर्पोरेट हुई थी सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस को, या फिर जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी भी सिक्योरिटीज मार्केट में, जैसे कि ब्रोकर्स आपने सुने होंगे, सब ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिनको एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कंट्रोल करने के लिए. इसके लिए सेबी को बनाया गया था. अब इसमें बहुत सारे सेबी में एम्प्लॉयज होते हैं, राइट. कोई आईटी का होता है या फिर कोई एमबीए रिलेटेड होता है. लेकिन लॉ के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अभी अभी फाइनल ईयर या फिर अपने लास्ट सेकेंड ईयर में, या फिर किसी भी ईयर में फॉर दैट मैटर, या फिर आपने पोस्ट ग्रेड कर लिया है, सेबी ग्रेड लीगल ऑफिसर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, राइट. सभी ग्रेडर लीगल ऑफिसर की पोस्ट होती है. यहाँ पे आप लीगल ऑफिसर बनते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको रेगुलेशंस बनाने का, रेगुलेशंस ड्राफ्टिंग का काम हो सकता है, या फिर आपको अपीयरेंस का काम भी मिल सकता है बिफोर द कोर्ट्स. यहाँ पे बहुत लोग को ये लगता होगा कि बीइंग अ लॉ ऑफिसर यू वोंट बी एबल टू लिव दैट लाइफ ऑफ अ लॉयर, जहाँ पे यू आर गोइंग टू द कोर्ट्स एवरी डे, अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट्स, डिफेंडिंग योर क्लाइंट. बट ऐसा नहीं है. Being in a SEBI as an organization, you will be given various opportunities to appear before court. For instance, there is a dedicated court by SEBI Act, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल, सैट कहते हैं उसको, जिसकी हेड ऑफिस मुंबई में ही है. और यहाँ पे जितने भी अपील्स होते हैं, जैसे कि सेबी ने कोई पास किया, सेबी एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी भी है, राइट. वो खुद के लॉस तो बनाती है क्वासी लेजिस्लेटिव में, बट क्वासी जुडिशियल में वो खुद पे डिसीजंस भी ले सकती है. तो अगर उसने किसी पे सपोज पेनल्टी लगाई, किसी मार्केट पार्टिसिपेंट पे, लेट से किसी ब्रोकर पे उसने पेनल्टी लगाई, और अगर ब्रोकर ने उसको अपील कर दिया, तो उसको अपील कर सकता है वो सैट में, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल में. तो जब वो केस फाइल करेगा, तो वहां पे वो जो ब्रोकर है, ब्रोकर वर्सेस सेबी होगा, और सेबी को अपना एक लॉयर भेजना पड़ेगा उनको डिफेंड करने के लिए, उनके एक्शंस को डिफेंड करने के लिए. सो ऐसे में वो किसको भेजेंगे? जो लीगल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होती है, वो उन्हीं में से किसी लॉयर को भेजेंगे जो उनको डिफेंड करेगा आगे, राइट. और उसके बाद क्या होगा? अगर सपोज सैट के बाद भी ब्रोकर ने फिर से अपील की, ठीक है, तो वो जाएगा फिर सैट के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में. यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी अपियर होने के चांसेस मिलते हैं लीगल ऑफिसर्स को, राइट. बट बहुत से केसेस में, यूजुअली सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, तो वो किसी बाहर के प्रोफेशनल को, लॉयर को, जो कि सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, उनको एंगेज करवाते हैं. बट फिर भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी बड़े सीनियर एडवोकेट के साथ भी एंगेज करने की, बिकॉज आपको उनको ब्रीफ करना होगा. तो अपॉर्चुनिटी की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बीट लिटिगेशन या फिर किसी और तरीके से. आप यहाँ पे बहुत सारे एलीट लोगों के साथ में टच में रहेंगे. फॉर इंस्टेंस, अगर आप यूनियन मिनिस्ट्री की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बहुत सारे ऑफिशियल्स, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमीज, इन सब से आपका बहुत ही यूजुअली टच हो सकता है.
राइट। सो आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देखेंगे कि इसमें वैकेंसीज कितनी आती है, या फिर सॉरी, हम आज पहले हम बात करेंगे कि इसमें पर्क्स क्या होते हैं, या फिर सैलरी क्या होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट गाइस कि आपका सैलरी जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है। आप देख सकते हैं कि जो बेसिक सैलरी होगी वो 44,500 की होगी, जो कि बढ़ के 89,150 हो सकती है, राइट, सब विद इन 17 ईयर्स। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक ही पोस्ट की, जो कि ग्रेड ए है। यानी कि अगर आप सपोज ग्रेड ए से रिक्रूट होते हो और 17 साल तक अगर आप ग्रेड ए पे ही रहते हो, आपको प्रमोशन नहीं लेना है या फिर नहीं मिलता है, तो आपकी सैलरी 44,500 से बढ़ के 89,550 हो जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रमोशन होते हैं, टाइम बाउंड प्रमोशन होते हैं, तो यहाँ पे 2 से 3 साल में प्रमोशन सभी ऑफिसर्स को देखने मिल जाता है, राइट। बस इसके बाद ये बेसिक सैलरी के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे कि डीएनएस अलाउंस आपने सुना होगा, फैमिली अलाउंस मिलता है, लोकल अलाउंस मिलता है, स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलेगा मुंबई में रहने का, राइट। यहाँ पे जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो यहाँ पे 38,000 के अप्रॉक्स होता है, जो कि एक बहुत ज्यादा है। 38,000 में आप, एज वी ऑल नो कि मुंबई एक्सपेंसिव सिटी है, बट 38,000 में आप बहुत अच्छा घर फिर भी ढूंढ सकते हो, राइट। बाकी अदर बेनिफिट्स में आप देख सकते हो, आपको छुट्टी पे जाने के लिए कंसेशन मिलते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस है, आंखों के चेकअप के लिए, एडुकेशन अलाउंस मिलता है अगर आपके बच्चे हैं तो, फाइनेंशियल डेलीज यानी कि न्यूज़पेपर अलाउंस तक मिलता है, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, फर्नीचर एंड वॉट नॉट, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी दी जाती है आपको। सो यहाँ पे कमी किसी भी चीज की नहीं रहेगी। और अगर जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे अगर आप बात करोगे एनुअल सीटीसी की, तो एनुअल सीटीसी इसकी जो होगी वो होती है अराउंड 24 lakhs पर एनम। यस, 24 lakhs पर एनम, जो कि एक फ्रेश ग्रेजुएट भी एग्जाम क्रैक करके यहाँ पे आ सकता है, राइट। ये जो सैलरी है 24 lakhs पर एनम, ये आपको टीयर वन लॉ फर्म्स भी बहुत केसेस में नहीं देती। ये बहुत ही टॉप नॉच स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंटर्नशिप्स की हैं, बहुत रिगरस इंटर्नशिप्स की हैं, या उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, तब जाकर 24 LP उनको स्टार्टिंग में मिल सकता है। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस होगा कि किसी को 24 LPA एज अ फ्रेशर मिल रहा है ऑन हिज फर्स्ट जॉब, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सैलरी की। यस, पोस्टिंग की एक बार बात कर लेते हैं। पोस्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग यहाँ पे जो आपको मिलेगी वो आप पे डिपेंड नहीं करेगी, इट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। बट जो कि रिसेंट स्टडी से पता चला है कि यूजुअली जो सेबी में आपकी जो पोस्टिंग होती है वो ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको हेड ऑफिस में ही यानी कि मुंबई में ही करनी होगी आपको नौकरी, जो कि बहुत लोग के लिए एक अच्छी बात रहेगी, खुशी की बात होती है, क्योंकि बहुत लोग अपनी जो जिंदगी है वो किसी छोटे शहर में नहीं बिताना चाहते हैं, लाइक टीयर 3 टीयर 4 सिटी, या तो टीयर 2 या फिर टीयर 1 ही उनका ऑप्शन होता है। तो अगर आपको मुंबई में रहने का मौका मिलेगा, प्लस इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वेर इन यू विल गेट सो मच रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी डिग्निटी के साथ आप जिंदगी जिएंगे, प्लस पैसा की आपको कमी नहीं रहेगी, यू आर गेटिंग सो मेनी पर्क्स अलोंग विद दैट, तो किसको नहीं चाहिए होगा, राइट। आगे हम देख सकते हैं वैकेंसीज की। गाइस ये लास्ट ईयर का डेटा है, यानी कि 2023 का। यहाँ पे जो वैकेंसीज थी टोटल वो आई थी 25। आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी की जो बाइफर्केशन है वो देख सकते हैं। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी 11 था, ओबीसी के लिए 7, SC 3, ST 2 एंड EWS 2। क्यूमुलेटिवली यहाँ पे हो रहा था 25 वैकेंसीज आई थी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। क्वालिफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं मांगा है, देयर इज नो पोस्ट क्वालिफिकेशन एज सच, मैंडेटरी पोस्ट क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस नाम का यहाँ पे आजकल एक प्रॉपर एक हेडिंग होती है यहाँ पे बहुत से नोटिफिकेशन में, जिसका मतलब ये है कि सपोज अगर उनके पास ऑप्शंस होंगे सिलेक्ट करने के ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंटरव्यू, तो अगर किसी एक स्टूडेंट के पास में डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, जो कि यहाँ पे क्या बोलता है, 2 years PQE, दैट इज पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एज एन एडवोकेट हो, राइट, या फिर एज एन एसोसिएट इन अ लॉ फर्म, राइट, 2 साल का यहाँ पे पीक्यू मांगा हुआ है। तो अगर उनके पास ऑप्शन होगा, एक स्टूडेंट के पास 2 साल का पीक्यू है, एक के पास नहीं है, और उनके स्कोर सेम है, तो ऑब्वियसली दे विल बी गोइंग टू चूज द कैंडिडेट हु हैज द डिजायरेबल एक्सपीरियंस, राइट। आई होप इट मेक सेंस टू यू। इसमें बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है, आपको बस अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं सिलेबस की गाइस। सिलेबस क्या है इसका जो एग्जाम पैटर्न है गाइस, वो फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू स्टेज में होता है, यानी कि 3 भाग में। फेज 1 की हम बात करें तो फेज 1 जो होता है, यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राइट। देख सकते हैं आप पेपर 1 जो होगा, यहाँ पे आपका आता है QRE, जैसे कि क्वांट हो गया, रीजनिंग है,
इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, यानी कि जीके दे सकते हो आप, राइट। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आएंगे ईच सब्जेक्ट, यानी कि 80 क्वेश्चंस हो गए, जिसको जिसका 100 मार्क्स का होता है, ड्यूरेशन होता है 60 मिनट्स। कट ऑफ देख सकते हैं कितना कम है, सिर्फ 30% यहाँ पे कट ऑफ है। तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती होगी कि हमें क्वांट रीजनिंग नहीं आती, मैथ्स करे हुए बहुत टाइम हो गया है, कैसे हो पाएगा, बट कट ऑफ इज ओनली 30%। तो जैसे कि लास्ट ईयर की बात करें 2023 की, इंग्लिश वॉज वेरी इजी। सो इवन इफ पीपल हु हैव लाइक लेफ्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वांट, तब भी उनका इजीली हो गया था, राइट। अब बात करते हैं पेपर टू की। ये एक ही दिन में होता है, पेपर वन पेपर टू एक दिन में ही होता है। यहाँ पे देख सकते हो पहले 1 घंटे में आपको पेपर वन सॉल्व करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 40 मिनट्स मिलेंगे, वो भी 100 मार्क्स का होगा, और 50 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू के। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, विच मेक्स इट टू दी 100 मार्क्स इन टोटल। और यहाँ पे कट ऑफ कितना है, ओनली 40, राइट। इजी है, फेज वन में कोई दिक्कत नहीं है आपको, फेज वन बहुत इजीली क्रैक हो सकता है, ज्यादा इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके सिलेबस की, जो कि पेपर टू था। फेज वन में पेपर टू जो हमने अभी एमसीक्यूज की बात करी, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है सभी का, कि उनका जो सिलेबस होता है बहुत डिटेल्ड होता है, हर एक चीज उन्होंने मेंशन की होती है बहुत ही क्रिस्टल तरीके से, देयर इज नो कंफ्यूजन एज सच। देख सकते हो आप, पहला पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने सब कुछ नहीं पूछा है, उन्होंने सारे पार्ट्स बता दिए हैं कि कौन से आएंगे, जैसे कि प्रियम्बल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, पार्ट वन पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स, पार्ट फोर डीपीएसपीज, पार्ट फोर फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद यूनियन है, स्टेट है, राइट। 11 रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट है उन्होंने पहले बताया हुआ है। बहुत सारे तो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं, जैसे कि इमरजेंसी इंक्लूडेड नहीं है, और भी बहुत सारे, लाइक। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को एज उन्होंने स्पेसिफिक हेड रखा है, जिसमें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, स्पेसिफिक एक्ट है, राइट। उसके बाद हम बात देख सकते हैं सीपीसी, यहाँ पे दिया हुआ है, सीपीसी में भी सारे पार्ट्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी इन्होंने सिर्फ 3 चैप्टर पूछे हैं, 3, 4 एंड 5। उसके बाद आर्बिट्रेशन में सिर्फ पार्ट वन, राइट। पार्ट वन जो कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बात करता है, डोमेस्टिक अवार्ड्स की बात करता है, जो कि फॉरेन कन्वेंशन एंड फॉरेन अवार्ड्स की बात नहीं करता है। तो पार्ट टू यहाँ पे नहीं आएगा आर्बिट्रेशन में, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। लिमिटेशन एक्ट छोटा है, एडमिन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लैटिन टर्म्स, टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये सारे अगर आप पढ़ोगे, राइट, उसके बाद आपको 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जो कि 2 मार्क्स के होंगे, और उसमें से आपको सिर्फ 40% चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही ईजी हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे एक वेटेज भी दिया है, हालांकि ये जो वेटेज है ये बहुत ही परमानेंट नहीं है, इसमें से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए आपको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। फेज टू की बात करें, अगर आप फेज वन क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि आपने पेपर वन में 30%, पेपर टू में 40%, और एग्रीगेट पेपर वन पेपर टू का मिला के आपका 40% आ रहा है, देन यू विल बी एबल टू रीच और राइट फेज टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन। पहला वाला भी ऑनलाइन ही था, ये भी ऑनलाइन होगा, राइट। एक चीज जो यहाँ पे मिस हो गई फेज वन में, नहीं आई गेस ठीक है, हम बढ़ सकते हैं आगे। फेज टू ऑनलाइन में पेपर वन में हम देख सकते हैं, सबसे पहले इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है गाइस। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। कट ऑफ कितना है, सिर्फ 30%, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आते हैं यहाँ पे ऐसे राइटिंग, यहाँ पे प्रेसी राइटिंग आएगी, यानी कि समरी, राइट। ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। अब क्या ये मुश्किल है करना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ऐसे मतलब आपको सिर्फ 200-300 वर्ड का एक टॉपिक दिया जाएगा, जो कि करंट अफेयर्स पे होता है, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे G20 समिट हुई थी लास्ट ईयर, तो G20 पे क्वेश्चन आ गया था, या फिर और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स थे, लाइक इकोनॉमी पे थे, इन्फ्लेशन पे थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, नॉर्मल न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, आपका काम यहाँ पे हो सकता है, राइट। उसके बाद 70 एमसीक्यूज यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब आप बात करते हैं पेपर टू की। पेपर टू यानी कि लीगल, जैसे कि पेपर फेस वन में भी पेपर टू लीगल था, यहाँ पे भी पेपर टू लीगल है। अब यहाँ पे दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि इस बार लास्ट ईयर जो 23 से चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी पूछते हैं और एमसीक्यू भी पूछते हैं, राइट। तो एमसीक्यू कितने आएंगे, यहाँ पे 70 एमसीक्यूज आते हैं लॉ के, राइट। इसका सिलेबस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव है, वो भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स ईच के, राइट। तो यहाँ पे 70 एमसीक्यूज, 1 मार्क्स ईच, यानी कि 70 मार्क्स, और 3 डिस्क्रिप्टिव, 10 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स, 70 + 30, 10। टाइम कितना दिया है यहाँ पे, 60 मिनट्स टू सॉल्व 3 डिस्क्रिप्टिव, 10 मार्क्स ईच के, और 60 मिनट्स टू सॉल्व 70 एमसीक्यूज, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ कितना है, 40%। लेकिन हमें यहाँ पे कट ऑफ
ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स जुड़ना चालू होंगे। यस, जो भी आपका पेपर टू में मार्क्स आएगा वो इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपको फिर, क्योंकि फेस टू है उसके मार्क्स आपको इंटरव्यू में भी जोड़ेंगे, उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट्स फेस टू में कौन कौन से आते हैं। फिर से एज आई मेंशन अर्लियर, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही वेल क्राफ्टेड सिलेबस होता है सभी का। इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम क्रिमिनल लॉ देख लेते हैं। क्रिमिनल लॉ में आईपीसी है, आईपीसी में भी चैप्टर इन लोगों ने बहुत ही क्लियर किए हुए हैं। बड़े चैप्टर्स को अवॉइड किया, जैसे कि चैप्टर 16 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे नहीं पूछा गया था, जिसमें कि मर्डर, डेकॉइटी, रॉबरी, रेप रिलेटेड प्रोविजन, सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड प्रोविजन, कुछ नहीं पूछा गया था, तो बहुत बर्डन कम हो जाता है। सीआरपीसी पूछा गया है यहाँ पे, सीआरपीसी पूरा है, इसमें उन्होंने कोई बाइफरकेशन नहीं किया, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। लॉ ऑफ एविडेंस में भी सेम चीज है, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं कॉर्पोरेट लॉस। कॉर्पोरेट लॉस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सेबी में आप में काम करना चाहते हो तो सेबी, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कोई सरकारी दफ्तर की तरह नहीं है जो आपके दिमाग में चलता होगा, लाइक जो आपने सोचा होगा, आपने ऑफिस ऑफिस देखा होगा, बट वैसे यहाँ पे नहीं होता है। सेबी इज अ गवर्नमेंट बॉडी, लेकिन वहाँ पे पूरा काम एज अ कॉर्पोरेट ही होता है। आपको जो अंदर वहाँ पे माहौल मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा, वे ऑफ वर्किंग मिलेगा, पूरा एवरीथिंग इज कॉर्पोरेटाइज। इसलिए यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी डीलिंग विद कंपनीज एट लार्ज। कंपनीज एक्ट जरूरी है, एलएलपी एक्ट है, आईबीसी पार्ट 1 पार्ट 2, सारे नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जो एक ये सब्जेक्ट आता है सिक्योरिटीज लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इसीलिए सेबी का काम ही है सिक्योरिटीज लॉ, राइट। यही एक नीश प्रैक्टिस है जो कि डिफरेंट बनाती है सेबी को, नहीं तो बाकी सारे तो जनरल टॉपिक्स है, वो तो हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये दिस इज समथिंग विच आई डोंट थिंक many of the students had studied in their undergrad program or any other else, क्योंकि बहुत सारे लोग एलएलएम में इसको परसू करते हैं, बिजनेस लॉज में, सिक्योरिटीज लॉ में, वहां पे यूजुअली इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, एससीआर 1956 इंपॉर्टेंट है, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी टैक्स, ये 3 मेजर लॉ बनते हैं सिक्योरिटीज लॉ के, राइट। उसके बाद जो नीचे है वो आप देख सकते हैं, दे आर डेडिकेटेड रेगुलेशंस बाय सेबी, जिसको हम, जिसने एडमिन लॉ में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ा होगा, ये वही चीज है कि सेबी के पास पावर्स है अपनी खुद की रेगुलेशंस बनाने की, तो ये उसी में आती है। और इसमें भी आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपने प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट सुना होगा, सब्सटैंशियल एक्विजिशन टेक ओवर कोड सुना होगा, और आपने प्रोहिबिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग, सॉरी इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि पीआईटी रेगुलेशंस आपने सुना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, राइट। अब इसमें कितना टाइम लगना चाहिए आपको, गाइज ये सारे सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कंपनीज एक्ट किसी किसी का थोड़ा लूज हो सकता है, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपने कॉमर्स नहीं पढ़ा था स्कूल डेज में, तो आपको यूजी में भी इनमें प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन आपके पास अभी टाइम बहुत है, अभी वैकेंसी आने में टाइम है, क्योंकि अभी ही रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ही उसका रिजल्ट आया है लास्ट रिक्रूटमेंट का, तो अभी इसको टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप आज से प्रिपरेशन करेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे इनमें आपको टाइम लगेगा। जो सिक्योरिटीज लॉ है, दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू टेक टाइम, बिकॉज दीज रेगुलेशंस आर वेरी लार्ज इन साइज, और इसमें टर्मिनोलॉजीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, दे आर नॉट रेगुलर लीगल जार्गन्स जो आपको पता होंगे। यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटीज लॉ यानी कि फाइनेंस रिलेटेड टर्म भी होंगे जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, राइट। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन सुन के ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, या फिर यू आर ऑलरेडी ऑन योर टोस्ट टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस और प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, या फिर आगे आप सोच रहे हैं इस पर, आपको ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग चुका है, तो आप एक बार toprenkers.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, और उसमें से एक कोर्स का नाम है बैंकिंग 1। अब बैंकिंग 1 क्या होता है, बैंकिंग 1 में सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे कि सेबी आरबीआई ग्रेड हो गया, सेबी सेबी ग्रेड हो गया, आरबीआई ग्रेड बी है, एनआईएसीएल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आईबीपीएस एसओ है। ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको टॉप रैंकर्स की एक ही कोर्स में यानी कि बैंकिंग 1 में देखने मिल जाएगी। इसलिए आप उस कोर्स को जाके एक बार ओवरव्यू लीजिए, अच्छा लगे तो अपनी डिटेल्स को फिल इन करें, यहाँ पे आपके मेंटोर्स दे विल कनेक्ट टू यू, राइट। सो आई होप दिस इन वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव टू यू, कुछ नया सीखने मिला होगा, किसी नए एग्जाम के बारे में पता चला होगा। एंड आगे कोई भी आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप एक बार वेबसाइट पर जाके भी चेक करें। सो दिस वाज सत्येंद्र साइनिंग ऑफ फ्रॉम लीगल एज। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू लेटर।